हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने भोजन के अवयवों में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था, आज हम जो दूसरा अवयव है वसा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आइए। वसा, तो देखिए वसा जो है वो भोजन का ही अवयव है और इसको हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो या तो सब्जी बनाते समय तेल के रूप में यूज़ करते हैं या फिर कह सकते हैं जो चपाती होती है उस पर घी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो वसा है वो हमारे दूध में और अन्य खाने पीने की चीज़ों के अंदर वैसे ही उपलब्ध रहती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो वसा है यानी जिसको अंग्रेजी में लिपिड्स बोलते हैं, इनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि जो वसा है वो चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, यानी इनमें चिकनाई होती है। तो जाहिर सी बात है, जब चिकने होते हैं तो ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। तो चिकनाई युक्त पदार्थ हैं और ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, तो आप कह सकते हैं जो वसाएं हैं वो क्या होती हैं, बोले जल में अघुलनशील होती हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट घुलनशील थे लगभग, जो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, लेकिन यहाँ पर जो वसाएं हैं वो जल में अघुलनशील है। अब देखिए जो वसा का जो अणु है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी तीनों थे लेकिन वहाँ एक निश्चित अनुपात था। यहाँ वसा के अणु के अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं और इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो वसा का जो अणु है वो दो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है और इस अणु के अंदर एक तो होता है वसीय अम्ल, एक तो होता है वसीय अम्ल और दूसरा जो पदार्थ है वो होता है ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर जनरल साइंस के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसा के अणु किन से बना होता है या वसा के अणु में क्या होता है, तो हम बोलेंगे ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। तो ये सामान्य क्वेश्चन है, वैसे तो अभी हम वसा का आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसके अणु की संरचना के बारे में और भी पढ़ेंगे। लेकिन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दो ऐसे पदार्थ हैं जिनके जुड़ने से वसा का अणु बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वसा का जो अणु बना है वो जो अणु है इसको सामान्यतः एक शब्द देंगे, एक नाम से पुकारेंगे और इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। तो जो वसा का जो अणु होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड नाम इसलिए आया है कि इसमें ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल के अंदर 3 एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। 3 एल्कोहलिक ग्रुप, 3 एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब यानी इसके अंदर इस तरीके से समूह होते हैं और ये कितने होते हैं, 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा कि वसा का अणु वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो इस वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होने के कारण इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, यानी वसा के अणु को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, क्योंकि जो ग्लिसरॉल है उसके अंदर 3 एल्कोहलिक समूह होते हैं और इन तीनों से वसीय अम्ल के 3 अणु जुड़ते हैं। तो 3 अणु जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जनरल साइंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो वसा का अणु है उसके अंदर एक बंध पाया जाता है। यानी यहाँ पर देखा कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, तो वसा के अणु में एक बंध पाया जाता है और इस बंध को बोलते हैं एस्टर बंध। कौन सा बंध, एस्टर बंध कहते हैं। तो आपके लिए सिर्फ इसका नाम ही याद रखना, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है कि वसा के अणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के मध्य हमने ग्लाइकोसाइडिक बंध पढ़ा, वैसे ही वसा के अणुओं के मध्य एस्टर बंध होता है। अब दोस्तों, वसा से ऊर्जा भी मिलती है और हालांकि ये उच्च ऊर्जा युक्त अणु है, इसके अणु में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो वैसे तो इसके अणु के अंदर ऊर्जा 9.45 यानी 9.45 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम के अंदर। वैसे तो वसा के 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है, 9.45, लेकिन हमारे शरीर को कितनी मिलेगी उससे, तो हम यहाँ कह देंगे हमारे शरीर को इससे सिर्फ 9 किलो कैलोरी मिलेगी। यानी 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलेगी, 9.1 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की तुलना में करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम से
केवल 4 किलो कैलोरी मिल रही थी और यहाँ पर 9.1 किलो कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से आप वसा के 1 ग्राम की तुलना करें तो वसा के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। हालांकि वसा को हम खाते कम हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा कहते हैं। तो जो मूल रूप से जो ऊर्जा होती है जितनी भी शरीर में वो तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन वसा के अणु में ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब दोस्तों चलते हैं कि वसा अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पहला प्रकार हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पे, मतलब कहाँ से मिलती है। तो हम जानते हैं कि वसा या तो हमें जंतुओं से मिलती है या फिर वनस्पति यानी पौधों से मिलती है। तो जो जंतुओं से जो वसा मिलती है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर सीधा हम कह देंगे साहब, एक तो जो घी होता है जो चपाती पे लगा कर खाते हैं, जंतुओं से मिलता है। ऐसे ही घी के अलावा जो मक्खन है वो घी का ही रूप है लेकिन अलग तरीके से दिखता है, इसलिए मक्खन भी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार आप कह सकते हैं जो अंडा होता है, अंडा उसके अंदर जो अंडपीत है, अंडा के अंदर का जो पीले वाला भाग, उसके अंदर भी वसा काफ़ी मात्रा में होती है। ऐसे ही मछली का जो तेल है, यानी मछली का जो तेल या मछली का जो यकृत है उसमें भी काफ़ी मात्रा में वसा होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये ठीक इसी प्रकार जो मांस है उसमें भी वसा होगी। तो ये जंतु स्रोत हैं। ठीक ऐसे ही बेटा वनस्पति के जो स्रोत हैं यानी पौधों से कैसे वसा मिलती है, तो हम रोजाना सब्जी बनाते हैं तो आप कह सकते हैं जो वनस्पति तेल है, यानी वनस्पति तेल सब्जी में यूज करते हैं, तो वनस्पति तेल हैं जितने भी प्रकार के वो सारे के सारे क्या हैं, वनस्पति वसा। तो ये स्रोत तो काफ़ी कॉमन है, हम जानते हैं दैनिक जीवन में इनको यूज में करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्रोत के अलावा भी अगर वसा के प्रकृति को देखा जाए तो बोले 2 प्रकार की होती है, एक तो संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा मतलब सैचुरेटेड लिपिड्स और असंतृप्त वसा मतलब अनसैचुरेटेड लिपिड्स। अब ये संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है, तो यहाँ पहले तो इन दोनों के गुणों में हम तुलना करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए जो संतृप्त वसा होती है, तो संतृप्त का मतलब होता है तृप्त एकदम, यानी जिसको अब और किसी की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति तृप्त होता है यानी उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो वो इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करता, वो एक जगह बैठ जाता है। इसी प्रकार जो संतृप्त वसाएं हैं इनको भी आप कह सकते हैं किसी अन्य तत्व की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जम जाते हैं। यानी पहला इनका जो गुण है वो यही है कि क्या करते हैं, ये जम जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चर्बी या फिर फैट कहते हैं। लेकिन जो असंतृप्त वसाएं हैं ये असंतृप्त हैं, इनको किसी चीज़ की कमी है, तो कमी होने के कारण क्या कह सकते हैं, इनके जो अणु हैं इधर उधर यानी घूमते रहते हैं, यानी एक जगह नहीं बैठते, यानी ये जमते नहीं हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इनको तेल कहते हैं। तो सामान्यतः असंतृप्त वसाओं को क्या बोलते हैं, तेल, और संतृप्त वसाओं को क्या बोलते हैं, चर्बी या फैट। अब देखिए इसका जो अन्य गुण है वो ये है, अभी मैंने बताया कि संतृप्त वसाएं जम जाती हैं, तो हम यहाँ कहेंगे जो कमरे का तापमान है, यानी कमरे का तापमान जिसको हम 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, कमरे के ताप पर ये जम जाती हैं। तो ये एक तरीके से इनका एक गुण हो गया पहचानने का कि कमरे के ताप पर क्या हो जाती हैं, ये जम जाती हैं। लेकिन जो असंतृप्त वसाएं हैं जिनको हम तेल कहते हैं, ये कमरे के तापमान पर नहीं जमती हैं, यानी ये वसाएं नहीं जमती हैं, तरल अवस्था में ही रहेंगी। आपके सामने उदाहरण है जितने भी वनस्पति तेल हैं वो, और इसका संतृप्त वसा का उदाहरण है आपके सामने घी। तो घी देखिए आप कह सकते हैं 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, अर्ध ठोस सा हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के बाद में कह सकते हैं कि ये जो असंतृप्त वसाएं हैं इनके अंदर किस प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे इनके अंदर संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। क्योंकि अभी हमने वसा के अणु की बात की कि वसा का जो अणु है उसमें क्या होता है, बोले वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। तो वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, तो बोले संतृप्त वसा के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल होंगे, और यहाँ पर संतृप्त वसीय अम्ल के आपको नाम याद रखने हैं। तो पहला तो नाम है पाल्मिटिक अम्ल, देखो ये वसीय अम्ल इसलिए नाम के आगे लग गया अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल। और दूसरा जो वसीय अम्ल है जो संतृप्त प्रकृति का होता है उसका नाम है स्टीयरिक अम्ल। तो पाल्मिटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल क्या है, संतृप्त वसीय अम्ल है, और ये संतृप्त वसा में पाए जाते हैं, और इन्हीं के कारण ये वसाएं जो हैं ये कमरे के तापमान पर जम जाती हैं, और इसीलिए इसको चर्बी या फैट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो असंतृप्त वसाएं हैं
उनके अंदर क्या होता है? बोले उनके अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। क्योंकि असंतृप्त वसा इसीलिए इनको बोलते हैं। तो असंतृप्त वसीय अम्लों के नाम बताइए। तो यहां पर आपको नाम बताना है। एक तो ओलिक अम्ल, ये असंतृप्त वसीय अम्ल है। दूसरा नाम बताना है आपको लिनोलिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये दोनों असंतृप्त वसीय अम्ल हैं और ये असंतृप्त वसीय अम्ल असंतृप्त वसाओं में पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण ये असंतृप्त वसाएं जमती नहीं है और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? तेल कहते हैं सामान्यतः। अब बात आती है इनके दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं इनका। तो देखिए संतृप्त वसाएं जिनको हम जैसे घी के रूप में यूज करते हैं, तो संतृप्त वसाओं को हम अच्छी वसा नहीं कहते, बुरी वसा कहते हैं। क्योंकि ये हमारे शरीर में जाके इनको खाने से, कहने का मतलब हमारे रक्त के अंदर जब ये जाएंगे तो रक्त वाहिनियों के अंदर ये वसाएं जम जाती हैं, तो रक्त वाहिनियों को अंदर से सकरा कर देती हैं और इसकी वजह से हृदय आघात की संभावनाएं, हृदय से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बेटा इनको बुरी वसाएं भी कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो तेलों में जो वसा होती है वो असंतृप्त वसा है, ये जनरली जमती नहीं है, इसलिए इनको अच्छी वसा भी कहते हैं। अच्छी वसा। तो बुरी वसाएं हैं वो संतृप्त वसाएं हैं और जो असंतृप्त वसाएं हैं वो अच्छी वसाएं। अब इनके उदाहरण की बात आती है। तो साहब उदाहरण तो यहां पर कह सकते हैं जितने भी जंतु वसाएं हैं, जंतु वसाएं ये क्या है? संतृप्त प्रकृति की हैं, संतृप्त वसाएं कहलाती हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो जितनी भी वनस्पति तेल हैं, वनस्पति तेल वो क्या है? अब वनस्पति तेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। रसोई में से आप कह सकते हैं सरसों का तेल यूज करते हैं, सोयाबीन का यूज करते हैं, ऐसे ही आप कह सकते हैं सूरजमुखी का तेल यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं और अन्य जो तेल हैं जो असंतृप्त वसाएं कहलाती हैं। तो देखिए वनस्पति तेल हैं सभी ये असंतृप्त हैं और जो जंतु वसाएं हैं सभी ये संतृप्त हैं। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया है इन दोनों वसाओं को समझने का। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि संतृप्त वसा के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल होता है तो कौन सा है? उदाहरण आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर एग्जाम में के लिए क्वेश्चन बनता है कमरे के ताप पर कौन सी वसाएं जम जाती हैं, या फिर चर्बी कौन सी वसा को कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि संतृप्त वसाएं जंतु वसाएं किस प्रकार की हैं, तो बोलेंगे संतृप्त वसाएं होती हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त वसा को यानी घी और तेल को, स्पेशली जंतु और वनस्पति तेल को पढ़ने के बाद में यहाँ पर एक कंसेप्ट निकलता है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ भी है। मैं इसका नाम बता देता हूँ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ये है कि आपने वनस्पति घी, डालडा घी का नाम सुना होगा। बहुत ब्रांड आते हैं, आजकल तो नहीं चलता, पुराने टाइम में इसको काफ़ी यूज में लिया जाता था। तो डालडा एक ब्रांड ही था, वैसे उसको वनस्पति घी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वनस्पति घी बनता कैसे है ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए वनस्पति तेल लिया जाता है और उस वनस्पति तेल का क्या किया जाता है? बोले वनस्पति तेल क्या है? बोले ये असंतृप्त वसा है। तो इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है इसका? हाइड्रोजनीकरण। यानी हाइड्रोजनीकरण का मतलब है इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए जाते हैं और हाइड्रोजन जोड़ने से अब ये जो है ये वनस्पति घी में बदल जाता है यही तेल, यानी अब ये जम जाता है, घी की तरह दिखने लगता है। तो ये जो हाइड्रोजनीकरण की जो क्रिया है अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ही धीरे होगी, लेकिन निकल उत्प्रेरक होता है, उसकी उपस्थिति में अगर इस क्रिया को करेंगे तो बड़ी तेजी से होगी। तो हम कह सकते हैं वनस्पति तेलों का निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने से, यानी वनस्पति तेलों के अंदर हाइड्रोजन जोड़ने से क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाता है। तो वनस्पति जो घी है जिसका फेमस ब्रांड था पुराने टाइम में डालडा, तो ये जो डालडा जो था ये एक ब्रांड नेम था और ये वनस्पति घी का काफ़ी फेमस ब्रांड नेम था। तो ये घी बनाया जाता है। तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि
वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है और यहाँ पर वनस्पति घी जो है वो संतृप्त वसा का। तो दोनों में अंतर क्या था? असंतृप्त वसाओं में किसकी कमी थी? बोले हाइड्रोजन की कमी थी, इसलिए उनमें हाइड्रोजन जोड़ते ही वो संतृप्त हो गई, यानी संतृप्त वसा में कन्वर्ट हो गई है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनता है तो कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ये काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है डियर, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर वसा के जो अणु हैं वो थोड़े से अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, तो उस अणु की जटिलता के आधार पर ही हम यहाँ पर वसाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो अणु की जटिलता का मतलब अणु किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ देखो जो वसा है वो उसके अणु की जटिलता के आधार पर 3 प्रकार की हैं। पहला प्रकार है सरल वसा, दूसरा जो प्रकार है वो संयुग्मित या फिर जटिल वसा, तीसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न वसा। अब इन तीनों का देखिए मतलब क्या है। सरल वसा, इसका मतलब ये है कि ऐसी वसाएं जिनके अंदर वसीय अम्ल और अल्कोहल, यानी जो वसीय अम्ल और अल्कोहल से बनी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सरल वसाएं। फिर आते हैं संयुग्मित वसा। तो संयुग्मित का मतलब है युग्म बना दिया, किसी के साथ जोड़ दिया, यानी सरल वसा के अंदर अगर कोई अन्य समूह जोड़ दिया जाए, कोई अन्य क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए, तो अब वो वसा क्या हो गई? संयुग्मित हो गई है। तो संयुग्मित वसा का जो अणु है वो थोड़ा सा जटिल होता है सरल की तुलना में, इसलिए इसका नाम जटिल वसा भी कह सकते हैं। तो देखिए जो संयुग्मित वसा है वो कैसे बनी? बोले सरल वसा के अंदर एक अन्य समूह, अन्य क्रियात्मक समूह और जोड़ दिया जाए तो अब वो संयुग्मित वसा या जटिल वसा कहलाएगी। तीसरा जो प्रकार है व्युत्पन्न वसा। तो देखिए व्युत्पन्न वसा का मतलब ये है कि जो सरल और संयुग्मित वसा है इसके अणु का जल अपघटन हो जाए थोड़ा सा, यानी पूरा नहीं टूटे, हल्का सा टूट जाए। तो बोले हल्का सा टूटने के बाद में जो अणु बनेगा उसको बोलते हैं व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे से बनी है, दूसरे में थोड़ा बहुत बदलाव आया उससे बनी है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की ये वसाएं हैं। इनमें हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पहला प्रश्न तो ये बनता है निम्न में से सरल वसा का उदाहरण कौन सा है या नहीं है। ऐसे ही निम्न में से जो जटिल वसा या संयुग्मित वसा कौन सी है, निम्न में से वसा का व्युत्पन्न कौन सा है, इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए सरल वसाओं में पहला प्रकार है उदासीन या फिर वास्तविक वसा। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, यानी ये वास्तव में नॉर्मल वसाएं हैं और जो ज़्यादातर वसाएं हैं, चाहे घी कहो, चाहे हम कह सकते हैं जितनी भी जंतु वसाएं कहो, वो सारी की सारी, या फिर जितने तेल कहो, वो सारे के सारे वास्तविक वसाएं हैं। तो यहाँ पर वास्तविक जो या उदासीन जो वसा है उसके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि घी और तेल ये सारे क्या हैं? मूल रूप से सरल वसाएं हैं। अब इनके अंदर ये किससे बने हुए हैं? बोले इनके अंदर एक तो वसीय अम्ल का अणु होता है। तो वसीय अम्ल के जो अणु हैं वो 1, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो है ग्लिसरॉल, यानी ये एक अल्कोहल है और ग्लिसरॉल के अंदर 3 अल्कोहलिक समूह होते हैं। तो इससे एक वसीय अम्ल भी जुड़ सकता है, 2 भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उदासीन या जो वास्तविक वसा है वो इसी से बनती है। और अब इसका नाम दे देंगे हम, इसको बोल देंगे ट्राईग्लिसराइड। अगर 3 वसीय अम्ल जुड़ गए तो इसको ट्राईग्लिसराइड कह देंगे इस वसा के अणु को। तो यहाँ पर कंसेप्ट निकल के आया कि उदासीन वसाएं क्या है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इसके बाद में चलते हैं डियर मोम। नेक्स्ट जो सरल वसा है वो है मोम। तो देखिए मोम और अब इसमें अंतर क्या है? मोम भी देखो घी जैसी चिकनी होती है। अब मोम अगर आपने देखा होगा तो पहले तो मोमबत्ती का उदाहरण देख लो। मोमबत्ती में पैराफिन मोम होती है। दूसरा उदाहरण प्राकृतिक उदाहरण आप देख सकते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में आप देखेंगे बेटा कि थोड़ा सा वो चिकनाई होती है उसमें, तो वो चिकनाई क्या है? वो मोम ही है। तो मोम क्या होते हैं? तो बोले मोम भी, उसमें भी क्या है? वसीय अम्ल होते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है? बोले अल्कोहल ही होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का अल्कोहल है और उसका नाम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसका मतलब है
कि ऐसे अल्कोहल जिनमें एक ही अल्कोहलिक समूह हो। ऊपर देखिए ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहलिक समूह थे, यहाँ पर जो अल्कोहल होगा उसमें एक ही अल्कोहलिक समूह होगा। तो इनका पहला अंतर या जो मूल अंतर है वो यही हो गया। अब आपके एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मोम देखिए कौन कौन सी होती हैं। तो बोले एक तो होता है मधु मोम यानी बीज वैक्स, मधुमक्खी के छाते से प्राप्त होने वाला मोम। तो जो श्रमिक मक्खी होती है ना, श्रमिक मक्खी, उसके अंदर श्रमिक जो मधुमक्खी है उसके अंदर शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो ग्रंथियां इस मोम को बनाती हैं। तो ये मधुमक्खी के छाते में पाया जाता है और इसका अंग्रेजी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीज वैक्स। बी मतलब मधुमक्खी। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण है वो है लेनोलिन। लेनोलिन ये इसको वूल फैट भी बोलते हैं। इसके नाम पे जाओ देखो, फैट यानी तो चर्बी हो गई, वूल मतलब ऊन यानी ऊन की चर्बी। तो आप देखेंगे हमारे जो बाल हैं, और हमारे नहीं विशेष तौर पे भेड़ के बाल पे जाइए, उसके भेड़ के बालों पर एक चिकनाई होती है अजीब सी। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के जो अन्य जैसे त्वचा है उस पर भी एक चिकनाई होती है। ऐसे ही जो पक्षी होते हैं उनके पंखों पर भी एक चिकनाई होती है, प्राकृतिक चिकनाई। वो चिकनाई किसकी वजह से है? इस लेनोलिन की वजह से ही है, यानी वूल फैट की वजह से ही है। तो आप कह सकते हैं ये बालों व जो पंखों पर पाई जाती। तो लेनोलिन एक वैक्स है यानी एक मोम है और ये बालों और पंखों पर पाई जाती है। ठीक ऐसे ही सिरुमिन, सिरुमिन को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिसको कर्ण मोम बोलते हैं। कान के अंदर, हमारे कान के अंदर जब हम अंगुली तो नहीं देनी है, ना ही जो पेंसिल या पेन देना है, क्योंकि इससे हमारे कान का पर्दा फट सकता है। हालांकि ज्ञान सभी देते हैं, लेकिन जब भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे क्या करते हैं, जब भी उनके कान में कभी कोई खुजली चलती है तो या तो पेंसिल या फिर अंगुली या फिर पेन जो है ना उससे उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सेरुमिन है, जो कर्ण मोम है, ये हमारे कान के अंदर जो बन रही है अगर किसी के ज़्यादा, यानी कोई कहे कि इसके कान से मोम दिख रहा है वो बड़ा गंदा है, वो गंदा नहीं है, वो उसके कान की सुरक्षा कर रही है। इसको हम आम भाषा में, जैसे राजस्थानी भाषा में हम जैसे यहाँ कीटी बोलते हैं इसको, तो ये जो कीटी है जिसको हम कर्ण मोम कह रहे हैं, ये पीले पीले रंग का चिकना पदार्थ है, ये गंदा पदार्थ नहीं है। ये हमारे कान के अंदर एक तो पानी को नहीं जाने देता, दूसरा जो जीवाणु या फिर कोई कीट अगर अंदर चला जाता है तो वो कान तक नहीं, पर्दे तक नहीं पहुंचता है, वो यहीं पर चिपक के रह जाता है। तो ये इसके फायदे हैं, ये हमारे कान की सुरक्षा करती है। अब ये जो सिरुमिन और ये जो कर्ण मोम है, आजकल एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि लोग क्या करते हैं, एक विशेष कंपनी की बड्स आती हैं, कान साफ करने वाली जो बड है ना, स्टिक्स आती हैं, उसे बड़े शौक से साफ करते हैं और रोजाना साफ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कान से वैक्स हट गया, वैक्स हटने से बोले अब पानी भी जा सकता है, पानी जाएंगे तो बोले हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन यानी संक्रमण होने के चांसेज ज़्यादा है, और संक्रमण होने से पर्दे में छेद हो जाता है और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता, कभी खुजली चलती है, कभी हल्का सा दर्द रहता है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कभी काफ़ी उम्र के बाद में, जैसे 40 से 45 साल के बाद में बोले कम सुनाई देने लगता है। तो ये कम क्यों सुनाई दिया? बोले कान में इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन क्यों हुआ? बोले कान की सफाई कर दी। यानी घर की सफाई करेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा, कपड़ों की सफाई करेंगे, शरीर की बाकी सफाई करेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन कान की सफाई करेंगे तो बोले इन्फेक्शन होगा। अब देखो दूसरा खतरा और है कि इस ईयरबड से हम साफ करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो मोम है वो यहाँ पर है और इसको थोड़ा सा आगे खिसकाने से वो अंदर चला जाता है, अंदर जाके पर्दे से चिपक जाता है, तो पर्दे को और नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए हमें ये कलाकारी खुद को नहीं करनी है। अगर किसी को कान की सफाई की जरूरत पड़ती है, वैसे तो साफ कोई करता नहीं है, कोई जैसे जनरल कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है, सिविल की तैयारी, डिफेंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जाता है मेडिकल के लिए, तो कान सफाई जरूर करके जाता है और डॉक्टर से करवाता होगा। तो हमें अगर लग रहा है कि हमारे कान में वैक्स ज़्यादा बन रहा है तो चिकित्सक से सफाई करवा लेनी चाहिए। ये जो ईयरबड्स हैं इनसे कलाकारी नहीं करनी है। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ऐसे सीबम, सीबम यानी आप कह सकते हैं जो त्वचा है हमारी, उस पर त्वचा पर तेलीय पदार्थ जो दिखता है, हमें गर्मियों में दिखेगा, सर्दियों में कम दिखता है, बारिश में भी दिखता है। यानी थोड़ा सा ही, पसीने की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा गर्मी पड़ती है, बाहर जाते हैं धूप में जाके तो पसीना तो नहीं, लेकिन त्वचा चिपचिपी हो जाती है, यानी ये त्वचा से निकलता है।
ऐसे स्पर्मेसिटी, ये किताबों में पढ़ने के लिए उदाहरण है, क्वेश्चन भी बनता है इस पे। स्पर्मेसिटी जो है व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली का जो शुक्राणु है, इसीलिए इसका नाम देखो स्पर्म आया है, क्योंकि शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं अंग्रेजी में। तो व्हेल मछली का जो शुक्राणु होता है उसके अंदर ये मोम पाई जाती है। ऐसे ही जो पैराफिन मोम है, पैराफिन मोम तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, वैसलीन लगाते हो, वैसलीन बॉडी लोशन की बात नहीं कर रहे, एक वैसलीन आता है जो लिप गार्ड वगैरह में आता है ना, वो तो जो वैसलीन है उसमें क्या है, पैराफिन मोम। तो ये पैराफिन मोम कहाँ से बना है, ये बोले पेट्रोलियम उत्पादों से बनता है, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनसे ये बनता है। अब इसके बाद में दो महत्वपूर्ण वसाएं हैं, हालांकि ये मोम नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वसाएं हैं। इनके अंदर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ही होता है, लेकिन देखो इनका बहुत ही महत्व है। ये पादपों के अंदर पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं क्यूटीन जो है ये पादपों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर जो चिकनी या चिकनाई युक्त जलरोधी परत होती है, जलरोधी परत। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप पत्ती को देखोगे तो पत्ती के ऊपर अलग सी एक शाइनिंग होती है, पेड़ किसी भी पेड़ की ले लो, उस पर अलग सी एक शाइनिंग होती है। वो जो चमक है वो किसके कारण है, इस क्यूटिन की परत के कारण। ये क्यूटिन की जो परत है ये क्या होती है, चिकनाई युक्त होती है और साथ में जलरोधी होती है, क्योंकि चिकनाई होगी तो इसमें जल आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये पौधे की सुरक्षा करती है पत्तियों की, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्यूटिन है, ये क्या है, एक वसा है और ये पौधों की पत्तियों पर या फल जो है, जैसे सेब को आप देखेंगे तो सेब देखो एक अलग से चमकती है, ऐसे ही हरी मिर्च आती है वो अलग से ही चमकती है। तो आप बोलते हैं साहब प्लास्टिक की मिर्ची है, नहीं इसमें प्लास्टिक की परत है, इसको खाना नहीं चाहिए। हालांकि ये पचती नहीं है हमारे शरीर में, इसलिए नहीं खाना चाहिए, काफ़ी जटिल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फलों के ऊपर जो चिकनी जो परत होती है, चमकीली परत होती है, वो क्या है, क्यूटिन है। ऐसे ही पत्तियों पर भी पाई जाती है। ठीक कैसे है डियर स्टूडेंट्स, सुबेरिन, सुबेरिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन में पुराने टाइम के अंदर जो रेलवे लाइन के नीचे लकड़ियाँ बिछी होती थी, लकड़ियों के वो सपोर्ट रहते थे और वो लकड़ी पानी से भी खराब नहीं होती थी। तो जो पौधे आप कह सकते हैं जो काष्ठीय पौधे हैं, उन काष्ठीय पौधों के अंदर जो कोर्क बनता है, उस कोर्क के अंदर ये सुबेरिन पाया जाता है और ये सुबेरिन एक जलरोधी पदार्थ है। क्या है ये, जलरोधी, क्योंकि वसा तो है ये, तो जलरोधी पदार्थ है। तो अब आप कह सकते हैं जो लकड़ी है उसको पानी से खराब नहीं होने देगा, यानी ये जलरोधी पदार्थ है, लकड़ी के अंदर पानी को अवशोषित ही नहीं होने देगा। तो सुबेरिन जो है ये जलरोधी पदार्थ है और किस में पाया जाता है, यानी लकड़ी में, और लकड़ी के अंदर क्या है कह सकते हैं इसको, लकड़ी को खराब नहीं होने देता। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूटिन और सुबेरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पौधों में पाए जाने वाले सरल वसाएं हैं और ये वसाएं पौधों की एक तरीके से सुरक्षा करती है। यानी जो पौधे से लकड़ी काटने के बाद में भी ये अंदर है तो लकड़ी को खराब नहीं होने देता, लकड़ी के अंदर जल नहीं जाने देता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरल वसाएं हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रकार, संयुग्मित वसा। तो देखिए जो संयुग्मित वसा है, जिसको हम कह सकते हैं सरल वसा के अंदर अगर अन्य समूह जोड़ दिया जाए तो वो संयुग्मित वसा है। अब सरल वसा के अंदर अन्य समूह क्या जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर उस समूह के नाम के आधार पर ही अलग अलग उदाहरण हैं। एक है फॉस्फोलिपिड, तो लिपिड का मतलब तो हमें पता है वसा है, सरल वसा है, और इसमें फॉस्फो ग्रुप यानी फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाए तो जो अन्य समूह क्या हो गया, तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या हो गया, बोले सरल वसा प्लस फॉस्फेट समूह अगर जुड़ जाए तो ये क्या बन गया है, फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पर इसका अणु जटिल है और ये अणु विशेष तौर पे कहाँ पाया जाता है, बोले ये कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है तो उसके अंदर फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, तो यहाँ पर एक वेरी फेमस फॉस्फोलिपिड का नाम आपको याद रखना है और उसका नाम है लेसिथिन। तो आपको याद रखना है कि लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में, यानी चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो,
सभी सजीवों की कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फिर देखिए ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड है इसका मतलब ये है कि जो सरल वसा है उस सरल वसा के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट अगर जोड़ दिया जाए, यानी कोई कार्बोहाइड्रेट का अणु अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि लिपिड का मतलब वसा और ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार यहाँ कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड क्या है, पूरे सरल वसा और कार्बोहाइड्रेट के संयोजन से बनते हैं और ये हमारी कोशिकाओं की झिल्ली पर यानी कोशिका झिल्ली पर ही पाए जाते हैं। फिर देखो लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन के शब्द को देखो कि प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी लिपो मतलब वसा और प्रोटीन यानी वसा और प्रोटीन दोनों जुड़ के इसको बनाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे वसा के अंदर क्या जुड़ गया है, प्रोटीन जुड़ गया है, तो इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। अब हमारे शरीर में जो वसाएं हैं यानी हमारे रक्त में जो वसा है इसी रूप में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम वसा खाएंगे, घी तेल खाएंगे, हमारी आहार नाल में पच जाएगी। पचने के बाद में रक्त लसिका के माध्यम से अवशोषित होगी, लसिका से रक्त में जाएगी और वहाँ पर ये अकेली वसा नहीं रहेगी, प्रोटीन के साथ अणु बना के रहेगी और इसको बोलेंगे लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या है, बोले रक्त में पाई जाने वाली जो वसा है वो उसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, यानी रक्त में जो वसा है इसी रूप में पाई जाती है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट है क्रोमोलिपिड। तो क्रोमो का मतलब होता है रंगीन पदार्थ और लिपिड का मतलब होता है वसा, यानी इसका मेन अणु तो वसा है और उसमें कोई ऐसा पदार्थ जुड़ा हुआ है जो इसको रंगीन बना देता है। तो रंगीन पदार्थ कौन से हैं, तो यहाँ पर उदाहरण दे देंगे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन पदार्थ होते हैं। अब कैरोटीनॉइड नाम से तो आपको समझ में आया ही नहीं होगा कि क्या है ये, लेकिन इसके उदाहरण आप बता सकते हैं। एक तो कैरोटीन, गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, ये क्या है, दोनों कैरोटीनॉइड्स हैं, यानी ये वसाएं हैं लेकिन इनमें कुछ ऐसा पदार्थ जुड़ा हुआ है जिसके कारण कैसे दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कैरोटीन और विटामिन ए ये क्रोमोलिपिड हैं। तो क्रोमोलिपिड का उदाहरण लिपोप्रोटीन का और ऐसे ही फॉस्फोलिपिड का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा जो है व्युत्पन्न वसा, यानी इस सरल वसा या फिर संयुग्मित वसा के अंदर कुछ अपघटन हो जाए, उसका जल अपघटन हो जाए तो उससे बनती है व्युत्पन्न वसाएं। और व्युत्पन्न वसाओं में जो उदाहरण है वो है स्टीरॉयड। तो देखो स्टीरॉयड जो है, इसके नाम आपने सुना होगा। नाम जैसे मान लीजिए कई खिलाड़ी होते हैं वो अपनी बॉडी को यानी मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉइड को यूज़ में लेते हैं, या फिर जो शारीरिक रूप से कई कमज़ोर हैं तो वो उनको भी आप कह सकते हैं स्टेरॉइड खिला के वो जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते, एक साइंस बैकग्राउंड से होने के नाते आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टेरॉइड हैं वो बाहर से नहीं लेने चाहिए। स्टेरॉइड हमारे शरीर में ही बनते हैं और वो ही हमारे लिए पर्याप्त हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर शारीरिक क्षमताएं कम हैं तो अच्छा पोषण लेना है और साथ में शारीरिक श्रम करना है, जिससे हमारा शरीर अपने आप ही बनने लगेगा। तो यहाँ देखिए स्टेरॉइड्स जो हैं ये हमारे शरीर में बनते हैं और यहाँ पर जो फेमस स्टेरॉइड है वो है हमारे शरीर में बनने वाला, वो है कोलेस्टेरॉल। इसका नाम बहुत सुना होगा, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये सुनते हैं कि साहब हमारे लिए बहुत घातक है, ये हमारे रक्त में ज़्यादा हो जाता है तो बोले हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बात सही है, लेकिन ये हमारे लिए अति आवश्यक भी है। क्यों? देखो कि जो भी हम वसाएं खाते हैं, जो भी वसा खाएंगे हम, वो वसा हमारे शरीर में जाएगी रक्त के माध्यम से, और जब ये वसा यकृत में जाएगी तो यकृत में इस वसा से क्या बनता है, तो बोलेंगे कोलेस्टेरॉल बनता है। ये कोलेस्टेरॉल क्यों बनता है, तो बोलेंगे आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, बोले हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उस कोशिका की जो झिल्ली है, झिल्ली का निर्माण करता है, यानी कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो देखिए कोलेस्टेरॉल वैसे आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो जाए, स्पेशली अधिक उम्र होने के पश्चात ज़्यादा हो जाए, तो यही कोलेस्टेरॉल
आप कह सकते हैं हमारी रक्तवाहिनी में जम जाता है, और अगर हृदय की रक्तवाहिनी में जम जाए तो हृदय में रक्त आपूर्ति पर्याप्त नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो स्टेरॉइड है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं और यकृत के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपको ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों वसा के बारे में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये सारी जो वसाएं हैं, प्रकार पढ़े, उदाहरण पढ़े, उनके मुख्य जो गुण हैं वो पढ़े। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये जो प्रकार पढ़े इनमें जो उदाहरण हैं वो जनरली पूछे जाते हैं। एक ऊर्जा से संबंधित पूछा जाता है, कितनी ऊर्जा बनती है। ऐसे ही वसा के अणु के अंदर कितने मतलब वसा का अणु किससे बना हुआ है, वसा के अणु में कौन सा बंध पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक ऐसे ही एक प्रश्न बनता है कि सरल वसा का उदाहरण, संयुग्मित वसा का उदाहरण या व्युत्पन्न वसा कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, वसा के कार्य से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वसा के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। तो वसा के कार्यों में हम बात करेंगे कि पहला कार्य तो ऊर्जा प्रदान करना, यानी आप कह सकते हैं इसके अंदर ऊर्जा होती है। तो आप कह सकते हैं वसा का जो अणु है, वसा के अणु में अधिकतम ऊर्जा होती है। अधिकतम मतलब सबसे अधिक ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की तुलना में इसके अणु के अंदर ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, उच्च ऊर्जा युक्त होती है। ऐसे ही यहां पर कह सकते हैं ये शरीर के तापमान का नियमन भी करता है। तो देखिए ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कार्य है, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि निम्न में से वसा का कार्य कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है। तो उसमें 3 कार्य दे रखे थे, तो यहां पर चौथा जो है उसका कार्य नहीं था। तो ऊर्जा तो प्रदान करता ही करता है, दूसरा क्या करता है, तापमान का नियमन। अब साहब कैसे करेगा तापमान का नियमन, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो वसा है वो हमारे शरीर में एडिपोज उत्तक के रूप में जमी रहती है, चर्बी के रूप में। यानी जब खूब वसा खाते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है ना, और जब स्किन को साइड से बगल से पकड़ के देखते हैं तो त्वचा है काफ़ी मोटी लगने लगती है। वो त्वचा मोटी नहीं है, त्वचा के नीचे एक वसा की परत बन गई है और उस परत को बोलते हैं एडिपोस उत्तक, है ना। वो एडिपोस उत्तक है, यानी वो जो वसा की परत है वो क्या होती है, बोले वो तापरोधी परत होती है। यानी वसा यानी जो चर्बी है वो हमारे शरीर में एक तापरोधी परत बनाती है, जिसकी वजह से अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलेगी। यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो सर्दी नहीं लगेगी हमें। तो आप कहेंगे साहब जो पतला आदमी है उसको सर्दी कम ज़्यादा लगनी चाहिए और मोटे को कम लगनी चाहिए। हालांकि जब मोटा दिन भर ही अंदर ही पड़ा रहता है, बाहर नहीं घूमता है, या फिर कहने का मतलब वो सर्दी के एक्सपोजर में कम आता है तो उसको तो लगेगी। लेकिन छोटे बच्चे को देखिए आप, 12 महीने तक का बच्चा होता है, तो 12 महीने तक का बच्चा होता है, उसको नोटिस करेंगे तो वो थोड़ा सा फूला फूला सा, इसकी स्किन मोटी मोटी सी होती है, गाल भी मोटे मोटे होते हैं, दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है ना। उसको कैसे ही गोल मटोल आप कैसे ही गिरा दो, कुछ भी कर दो, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 12 महीने तक के, उनके शरीर में जो ये वसा की परत के कारण ही वो थोड़े से ऐसे फूले हुए से नजर आते हैं, और बाद में वो वसा की परत खत्म हो जाती है तो वो एकदम से पतले दिखने लगते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा। ये वसा की जो परत है ये बच्चे को सर्दी नहीं लगने देती, यानी कम सर्दी लगती है। तो आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है वो जल्दी से कपड़ों को हटाने की कोशिश करता है और सर्दी का एहसास भी उसे नहीं होता है, यानी वो ऐसे ठिठुरता नहीं है, जैसे अपन ठिठुरते हैं वैसे नहीं ठिठुरता है। तो तापमान का नियमन करना ये वसा का काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य है। ऊर्जा तो आपको पता है, लेकिन ये ध्यान रखना है। तीसरा कार्य शरीर का निर्माण, शारीरिक निर्माण में भी मैंने अभी कहा था कि कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। चौथा कार्य जो आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी किसी के लिए, तो क्यों, बाह्य आघातों से सुरक्षा। कोई थोड़े बदमाश प्रकृति के हैं, या फिर जो कह सकते हैं नहीं मानने वाले हैं और उनकी कोई घर वाले कुटाई कर दें, या फिर आपस में दोस्त लोग या फिर कोई बेवारी आदमी कुटाई कर दे, तो अगर शरीर से मोटा है तो उसके ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि चर्बी वो चोट को वहीं सहन कर लेगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, और अंदर के जो अंग हैं उनके बीच में अगर चर्बी बढ़ जाएगी तो वो अंग भी एक तरीके से सुव्यवस्थित रहेंगे। तो एक 20-25 साल की उम्र के बाद में जैसे मोटापा बढ़ने लगता है तो आप कह सकते हैं बाहर से चोट लगेगी तो वो वसा पर ही रुक जाती है, यानी इतना आघात नहीं पहुंचाती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन कार्य था ऊर्जा, तापमान का नियमन, शरीर का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था वसा, और अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन इससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है,
साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।